जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे वो है तुगलक राजवंश। कमोबेश एक सवाल हर पेपर में यहां से फंस जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था। यह खिलजियों का सेनापति था। यह राजवंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश है क्योंकि इस राजवंश ने, मेरे प्यारे साथियों, 94 वर्षों तक शासन किया था। संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 ईस्वी तक ये सत्ता पर रहा। इसकी उपाधि है गाजी मलिक। इसी ने दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण शुरू करवाया। इसने एक ऐसी नीति अपनाई जो उदार और कठोर नीति के बीच में थी, जिसे रस्म ए मियाना कहा जाता है कि इसकी डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। ने निजामुद्दीन औलिया के समकालीन था, जिससे उसका विवाद था। कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ही था जिसको सुल्तान ने कहा था कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं, उससे पहले आप दिल्ली छोड़ देना। तो उसने कहा था कि हुनूस दिल्ली तू रस्तो। नाराजगी किस बात को लेकर थी? क्योंकि इसका बेटा था जोना खान। जोना खान निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और निजामुद्दीन औलिया उसे सुल्तान बनने के लिए उकसाता था। इसकी एक अफगानपुर नामक एक गांव में लकड़ी की मस्जिद गिर जाती है और लकड़ी की मस्जिद गिर जाने के कारण इसकी क्या होती है? मृत्यु हो गई है। फिर गद्दी पर बैठा जोना खान, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, जिसे उसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सत्ता संभाली। 1325 से 1351 तक ये व्यक्ति गद्दी पर रहा। वास्तविक नाम जोना खान है। सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। इसका वास्तविक नाम मलिक फखरुद्दीन था। यह इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। 4 असफल योजनाओं के लिए बड़ा फेमस है। पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। अकाल पड़ गया, जितना टैक्स आता था उतना भी नहीं आ पाया। फिर इसने राजधानी परिवर्तन की सोची। राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। दौलताबाद को कुतुबुल इस्लाम भी कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि फिर देवगिरी से दिल्ली ले आया। यहाँ इसकी इमेज और धन को भारी नुकसान हुआ। फिर सांकेतिक मुद्रा, जिसे टोकन करेंसी कहते हैं, चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। सवाल पूछा जाता है कि इसकी प्रेरणा कहां से ली गई थी? चीन के शासक कुबलाई खां से ली थी और फारस के शासक गैखातू खां का भी नाम इसमें लिया जाता है। चौथा था खुरासान अभियान। सेना बड़ी रखी गई, एडवांस में सैलरी दे दी गई कि भाई खुरासान को जीतने जाना है। लेकिन पता चला कि वहां खुरासान में जिसने इनको बुलाया था खुद उसकी सत्ता वहां खत्म हो गई। तो खुरासान अभियान भी इसका असफल साबित हुआ और फाइनली ये अपनी 4 सनक भरी योजनाओं के लिए बड़ा बदनाम हो गया। इसी के टाइम पीरियड में इब्न बतूता भारत आया था, जो मोरक्को का निवासी है। उसकी पुस्तक का नाम रेहला है, जिसका अर्थ होता है सफरनामा। दिल्ली में काजी के पद पर था। कहते हैं चीन भी गया था, ये व्यक्ति चीन भी गया है और एक राजदूत के रूप में। तो इसके टाइम पीरियड में चूंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उत्तरी और दक्षिणी भारत सबको इसने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था। साम्राज्य बड़ा हो गया, उतनी ही बगावतें हुई। सबसे ज्यादा विद्रोह इसके काल में हुए। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा विद्रोह होते हैं। कृषि विभाग की इसने स्थापना की। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्हीं विद्रोहों के चलते 2 भाइयों को मौका मिला, हरिहर और बुक्का। उन्होंने एक नए साम्राज्य की नींव रख दी, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। इसने दीवान अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि ऋण दिए, जिन्हें सौंदर कहा गया है। कहीं कहीं पर इन्हें तकावी ऋण भी कहते हैं, याद रखिएगा। अकाल संहिता तैयार करवाई। होली के त्योहार में भाग लेता था और सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। और ऐसा करने वाला ये सल्तनत का पहला सुल्तान था। जब ये मरा तो कहते हैं कि इसका टाइम पीरियड कुछ इन योजनाओं की वजह से, कुछ इसने कोशिश की थी कि भाई मेरिट आधारित चीजें होनी चाहिए, जात पात क्या होती है, धर्म क्या होता है। इसी आधार पर लोग इसे नीच अधर्मी रक्त पिपासु कहते थे मुस्लिम इतिहासकार। बदायूं ने कहा कि जब ये मरा कि जनता को इससे और इससे जनता को मुक्ति मिल गई। एल्फिंस्टन ने इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहा है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया कि किसने कहा कि इसमें पागलपन का कुछ अंश था, तो पागलपन के अंश के संदर्भ में याद रखिएगा एल्फिंस्टन ने कहा है कि इसमें मिक्सचर ऑफ अपोजिट है। एडवर्ड टॉमस एक इतिहासकार थे, जिन्होंने इसके बारे में कहा कि ये धनवानों का राजकुमार है। किसका राजकुमार था? धनवानों का राजकुमार। लेकिन उसी तरीके से साम्राज्य टूटा भी। ठीक है, आगे देखिए। अब गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो एक हिंदू मां की संतान था, इसके चाचा का बेटा लगता था। तो उसके दिमाग में अलग ही कहानी है। वो सोचता था कि लोग मुझे हिंदू ना समझे, मुझे एक अच्छा शासक समझा जाए। तो 1351 से 1388 तक रहा। यह रज्जब और बीबी नैला का पुत्र था, जो एक हिंदू थी। और खुद को हिंदू साबित करने के लिए इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कोई इसे हिंदू ना कह पाए। मतलब कोई ये ना कह सके कि इसमें हिंदुओं के प्रति कुछ है। जैसे नगरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया, पुरी में हमला किया, ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया। इसके समय तक आते आते चूंकि जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से ठीक ठाक बदनामी सुल्तानों की हो गई थी। तो ये भी बात थी कि भाई अपने भाई के ही नाम पर या अपने नाम पर कैसे भी करूं, इमेज सुधारूं। इमेज सुधारने की कोशिश हुई। कुछ शहर जैसे जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, इन सब शहरों की क्या की जाती है? इसने नींव रखी। देखो, इसके कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से एल्फिंस्टन ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि आप सल्तनत काल के अकबर हैं, तो कहीं ना कहीं तो धर्म से काम की इसने किए होंगे, कहीं ना कहीं जनता के कल्याण का काम इसने किया होगा। बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा करप्शन इसी के समय में था। तो इसने कौन से ऐसे काम थे जो किए, उनको देखिएगा। जैसे इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया। उनमें सबसे बड़ी नहर थी उलूग खानी नहर, कहते हैं, जो हिसार से दिल्ली तक आती थी। और सिंचाई कर लगाया, जिसे शर्ब कहा जाता था। और ये उपज का 10% है। इतना होता था, ये उपज का 10% लिया जाता था, जिसे शर्ब कहते थे। क्या कहते थे? शर्ब नामक एक कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 24 प्रकार के कर लगाए थे। उसने 24 प्रकार के करों को समाप्त किया। केवल 4 कर वसूले: जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया हिंदुओं पर, जकात मुसलमानों पर धार्मिक प्रोत्साहन के लिए, खराज एक प्रकार का कृषि कर, खुम्स लूट में मिला हुआ। ये सब इसने कर लगाए। कहते हैं कि आमदनी बढ़ाने के लिए 1200 बाग इसने लगवाए थे। कितने? 1200 बाग इसने लगवाए हैं। कुछ लोक कल्याण के कार्य भी किए, जैसे दीवान बंदगान, दासों के लिए एक सेपरेट विभाग। सर्वाधिक दासों की संख्या इसी के काल में थी। 1,80,000 दास थे। दीवान एक खैरात दान विभाग की स्थापना की। सरकारी अस्पताल दारुल शफा बनवाया। रोजगार कार्यालय बनवाया।
अपनी आत्मकथा भी इसने लिखी है। इसकी आत्मकथा का नाम है क्या? फुतुहात ए फिरोज शाही। कौन सी है? फुतुहात ए फिरोज शाही। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। बर्नी ने भी तारीख ए फिरोज शाही इसको समर्पित लिखी है। लेकिन मैं आप समझो, इतना लिबरल होना भी ठीक नहीं था। तुगलक वंश के पतन की नींव इस आदमी ने रख दी थी। भ्रष्टाचार इसी के टाइम पीरियड में अपने चरम पर था। आगे समझिएगा, इस वंश का जो आखिरी शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। वैसे भी तुगलकों की मजाक उड़ाई जाती थी कि तुगलकों का साम्राज्य कितना छोटा सा है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तुगलक राजवंश जो है वो बहुत कमजोर हो चुका था और इसी समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद तुगलकों की सत्ता तहस नहस हो गई। तैमूर लंग का साथ दे रहा था लाहौर और दीपालपुर का एक गवर्नर जिसका नाम था खिजर खान। कहते हैं कि इसी खिजर खान ने बाद में सैयद वंश की नींव रखी। किसकी? सैयद वंश की नींव रखी। और इस प्रकार 1414 में सैयद वंश की नींव रखी गई और आपका जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश आपका यहां पर समाप्त हो गया। तो तुगलकों से ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और यहीं से आपके फैक्चुअल सवाल बन जाते हैं दोस्तों।